नेचर एंड ऑब्जेक्ट। अब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेना प्रारंभिक, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग लिख लेना इसमें प्रीएम्बल, देन नेचर एंड ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को अमेंडमेंट्स थोड़े से देखने पड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वही देखते हुए चलेंगे, सारे के सारे नहीं देखेंगे। देन स्कीम्स एंड एरिया ऑफ कोड, कि कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये इसका संक्षिप्त नाम आप लिख सकते हो, और ये कहाँ पे लागू होगा। स्कीम्स एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जैसे पहले था बिफोर जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 से पहले क्या होता था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन आफ्टर जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 ये क्या हो गया, एप्लीकेबिलिटी ऑल इंडिया में होने लगी। लेकिन स्टिल अभी भी अपन लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे नहीं होगा। अगर वहाँ पे आपको एप्लीकेशन करवानी है तो ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन पास करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद ही एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। वो हम मैम थोड़ा मोटा लिखिए, मैम थोड़ा मोटा लिखिए, मैम थोड़ा मोटा लिखिए मैम। आप प्लीज हिंदी में लिखिए, आपका मीडियम हिंदी है तो प्लीज हिंदी में लिखिए। मैं इंग्लिश में लिखते हुए चाहती हूँ और मैं हिंदी में बोल रही हूँ। सबसे पहले प्रारंभिक लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे आप संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का विस्तार, फिर लिखिए परिभाषाएं। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ द कोड, यानी कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे सेक्शन 1 आगे लिख लीजिए सेक्शन 1। देन आ जाएगा डेफिनेशन, ये आएगा सेक्शन 2 परिभाषाएं सेक्शन 2। फिर आएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ कोड, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोड, दैट इज सेक्शन 3, यानी कि न्यायालयों की अधीनस्था, न्यायालयों की अधीनस्था मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोड। फिर इसके आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। फिर आएगा सेविंग क्लॉज, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सेविंग क्लॉज, हाँ, या सेविंग भी लिख सकते हो। सेक्शन 4 इसको क्या बोलते हैं, व्यावृत्तियां, व्यावृत्तियां। फिर उसके बाद में लिखिए रेवेन्यू कोर्ट, यानी कि राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय कहाँ पे है, सेक्शन 5 में। रेवेन्यू कोर्ट राजस्व न्यायालय कहाँ पे है, सेक्शन 5 में। फिर उसके बाद में आपका पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 6 में, यानी कि आर्थिक अधिकारिकता, न्यायालय की आर्थिक अधिकारिकता, सेक्शन 6। आफ्टर दैट प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट दे रखा है, सेक्शन 7 प्रोविंशियल लघुवाद न्यायालय, एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट। कहाँ दे रखे, सेक्शन 8, ठीक है। जैसे पहले प्रेसिडेंसी टाउन होता था, ऐसे ही प्रेसिडेंशियल हो सकती है, प्रेसिडेंसी हो सकती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। अब देखिए इसका एक बहुत अच्छी ट्रिक है, क्या है 7 और 8 है ना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना तो प्रोविंशियल स्मॉल
टाउन रहे हैं और ना ही अब रेसिडेंसी स्मॉल टाउन रहे हैं। जिसे अगर किसी ने लीगल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे थे पहले ये कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया, ये दोनों कंसेप्ट आउट हो गए, क्योंकि ये उस टाइम पे जब ब्रिटिश इंडिया था, उस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होते थे, बिजनेस जो एरियाज थे वो माने जाते थे, जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, सूरत हो गया, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, अपन उस चीज को नहीं पढ़ेंगे, क्यों, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यहाँ काम नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे टाइटल जरूर आ जाते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि 7-8 ध्यान रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि इसको याद कैसे करें। तो ध्यान रखना, प्रो सीरीज क्या है, एडवांस है कि नहीं। आईफोन का देख लो, इसके आईफोन्स आते हैं उनका देख लो, तो प्रो सीरीज हमेशा क्या होती है, एडवांस होती है, पहले होती है। तो हमेशा प्रो है वो पहले आएगा, देन आएगा फिर प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो प्रोविंशियल इज फर्स्ट एंड देन इज प्रेसिडेंसी। तो ये चीज आपको 7 और 8 का टाइटल ध्यान रखना है। 6 आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेक्यूलरी जुरिस्डिक्शन दे रखा है, लेकिन हम और भी 3 तरीके की जुरिस्डिक्शन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ में हम लोग एपेलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे, ओरिजिनल पढ़ेंगे, ठीक है, टेरिटोरियल पढ़ेंगे। तो सारे के सारे जुरिस्डिक्शन है, जैसे पढ़ेंगे वैसे आपको क्लियर हो जाएंगे। यानी कि न्यायालय की आधिकारिकता, ये आर्थिक वस्तु के आधार पे न्यायालय की आधिकारिकता है, ठीक है। आर्थिक के आधार पे कैसे, लेट्स से अपने इंडिया के अंदर सिविल कोड कौन कौन से है, प्लीज आप बताइए सर। हाँ, सबऑर्डिनेशन बताइए कोड। सबसे छोटा कोड कौन सा है सिविल कोड? महानगर मजिस्ट्रेट, सिविल जज, अपर सिविल न्यायाधीश और अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अच्छा, और अपर मुख्य महानगर एसीएमएम। ये सारे के सारे क्रिमिनल लॉ के सबऑर्डिनेशंस बता रहे हो। सिविल ये है सिविल जज कोड। देन फिर उसके बाद क्या आता है, सीनियर सिविल जज कोड। देन फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज। और फिर उसके बाद में क्या आता है, हाई कोर्ट। एंड देन आता है सुप्रीम कोर्ट। आता है कि नहीं? अपर सिविल न्यायाधीश आप बोलना चाह रहे हो जेएम, फिर आप बोलना चाह रहे हो यहाँ पे एसीजेएम, फिर उसके बाद या ऑब्लिक सीजेएम बोल सकते हैं, फिर बोलना चाह रहे हो सेशन जज, फिर उसके बाद हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड। मैंने इसीलिए आपको बोला कि सिविल कोड की हायरार्की। हाँ, तो फिर इसीलिए आप इधर ध्यान दीजिए। अब ये हायरार्की डिसाइड कैसे होती है, जैसे सेक्शन 15 है, वो क्या बात बोलता है कि लोवेस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड ऑफ कोर्ट में आपको सूट फाइल करना है, यानी जहां तक हो सके सबसे निचली अदालत में आप क्या करोगे, वाद को संस्थित करोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे तो अपील में ऊपर जाते हैं। तो अब सबसे निचली अदालत कैसे होगी, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो केस के वैल्यूएशन से डिटरमाइन होती है। हमेशा प्राइमरी जुरिस्डिक्शन से डिटरमाइन होती है कि केस है वो कहाँ पे जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद डिटरमाइन होता है कि उसके सब्जेक्ट मैटर का है, वो प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, उस केस उस पूरे एरिया के जो सबसे लोवेस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड कोर्ट है अपन उसके अंदर फाइल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, पेक्यूलरी जुरिस्डिक्शन आता है। राजस्थान में पेक्यूलरी जुरिस्डिक्शन क्या है? आर्थिक वाले जो होते हैं इसमें किस मामले से हाँ, वैल्यूएशन बताइए। क्या सिविल में अप टू 2 लाख किसको दोगे आप, सिविल जज को। 2,01,000 रुपए से ऊपर अगर आ गया, वहां तक 5 लाख तक का मामला, तो कौन सुनेगा, सीनियर सिविल जज। ये चीजें होता है, ये सिविल जज होता है। ये जो आरजेएस है ना, अभी आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनकी वैकेंसी को बोलते हैं सिविल जज ऑब्लिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि वो सिविल जज होते हैं, ठीक है, उनको ये बिठाते हैं, वो 2 लाख तक के मामले ले सकते हैं, ठीक है। 2 लाख तक के मामले हैं, इसका मतलब एरिया क्या देखेंगे कि जुडिशियल कौन सा लगा है, मतलब जिस जगह पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, एग्जैक्टली, जहां पे से वो सपोज करो प्रॉपर्टी है, वो आपके कहाँ पे, महारानी फार्म पे सिचुएटेड है, ठीक है, महारानी फार्म पे सिचुएटेड है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू सपोज करो 1.80 लाख रुपए, लेट्स से इतनी आती नहीं सस्ती, बट 1,80,000 रुपए। अब 1,80,000 रुपए का महारानी फार्म का कौन सा ऐसा कोर्ट है वहां पे जो इसको ले सके, दैट इज सिविल जज कोर्ट कौन सा लग रहा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिस थाने का जो कोर्ट होता तो वही है, लेकिन जब सिविल मैटर लेता है एक जज, तब वो सिविल जज बन जाता है, और जब वो जुडिशियल जजमेंट के ऊपर सॉरी अगर वो क्रिमिनल जजमेंट के ऊपर साइन करता है, तो उस टाइम में वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाता है।
पर्सन एक ही होता है बट अथॉरिटी उसकी दो हो जाती है, उसकी फंक्शंस दो हो जाते हैं। लेट्स से कि कलेक्टर होता है, एक आईएएस ऑफिसर, क्या होता है उसके दो काम होते हैं, टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और सेकेंडली क्या होता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है एट ए टाइम, और एक टाइम पे वो क्या होता है एज ए सिविल जज, रेवेन्यू ऑफिसर होता है। अब देखिए आगे, तो अप टू 2 लाख हो गया सिविल जज की, फिर 2 से 5 लाख, 2 लाख 1 रुपए से अगर 1 रुपए भी ऊपर हो गया तो 5 लाख तक का मामला कहा जाएगा सीनियर सिविल जज के पास में। फिर उसके बाद में डीजे के पास में 5 लाख से 5 लाख 1 रुपी, 5 लाख 1 रुपी से आगे कितने भी हो तो सारे के सारे किसके पास जाएंगे, डीजे के पास में। उसके बाद में फिर अपील के अंदर जाता है हाई कोर्ट के पास में, एंड देन आता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब डायरेक्टली अपील हाई कोर्ट के पास इंस्टीट्यूट करना है तो उसके ग्राउंड्स कुछ और है, वो अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स में आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, कौन कौन से ग्राउंड में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसमें एडीजे वगैरह नहीं आते, Right? सीधा डीजे। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट जज होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता है इस वजह से। और क्रिमिनल के अंदर ये होते हैं क्या, सेशन जज, क्योंकि एक्चुअली सुनो क्या होता है, अपने माइंड में एक मिसकंसेप्शन है, सिविल जज, सीनियर सिविल जज, ठीक है, अगर इसके साथ में कोई असिस्टेंट एडिशनल सिविल जज जो भी होता है, तो सब कैटेगरी में किसके आ जाते हैं, सिविल जज। जस्ट लाइक दैट एडीजे, डीजे, असिस्टेंट जज अपने यहाँ पे है नहीं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज का, बाकी डीजे, एडीजे ये सारे किसी कैटेगरी में आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो तो डीजे कैटर की ये तो सारे डीजे कैटेगरी है। एडीजे बनते ही मानो डीजे कैटर में आता है, बस पोस्ट एक होती है तो बना नहीं सके एट ए टाइम, पेमेंट सेम मिलता है, पावर सेम होती है, दोनों के फैसले एक, मतलब ये नहीं कह सकते एडीजे तो छोटे हैं लेवल। वो क्या है कि सिविल जज वाले में दोनों के दोनों देखते हैं, जैसे इसके कोर्ट के आगे जाते हैं तो वो नाम दोनों लिखे होते हैं कि अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, हाँ दोनों देखते हैं। हाँ, ये दोनों, ये मैं कह रही हूँ ना, जब इनके तो पास अपने सिविल यहाँ पे केस आता है, एडीजे है ना, अपने यहाँ एडीजे और डीजे भी एपी, सीएमएम भी अपने यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्ट है उसका। हाँ एक ही कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट जज का भी एक ही कोर्ट है, बनी पार्क में जाएंगे आप। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक तो ओल्ड वाला है और एक न्यू वाला है। अभी अभी फिलहाल जो डीजे वो शायद नंदिनी व्यास मैम है ना, हाँ, जिनके हस्बैंड जस्टिस व्यास जो हाई कोर्ट के जज है। हाँ जी सर, तो आपको समझ में आ गया कि एक डिस्ट्रिक्ट को होते हैं सेशन जज होते हैं, और वही क्या होते हैं, डीजे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक मिलेगा, जयपुर में डिस्ट्रिक्ट तो एक है ना, कोर्ट तो इसलिए है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया का कोर्ट है वो बड़ा है, फिर रूरल एरिया को वो अलग से बना रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सारी है, एक कोर्ट में तो सारी सुनवाई हो नहीं सकती, तो उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग डिविजन। ठीक है, तो इस वजह से बाकी आपको रेंज याद रखने की, रेंज में से क्वेश्चन आते हैं, और ये सिविल की रेंज है। क्रिमिनल की इसके उल्टा हो जाता है, क्रिमिनल के अंदर जब आप देखोगे तो देखोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जैसे 50,000 तक के मामले ले सकते हैं, 3 साल तक की सजा ले सकते हैं, वो आपको सीआरपीसी से पढ़ाएंगे तब पढ़ना। ठीक है, बाकी आप रेलेवेंट करके चलो, तो ये चीज क्लियर हुई। अगर अब आपसे पूछ ले कि सिविल कोर्ट की हायरार्की बताइए, तो आपको पता होना चाहिए सिविल जज, देन सीनियर सिविल जज, देन जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, दैट इज द सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 3। देन फिर उसके बाद मैंने आपको पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी बता दिया एक ही उसके अंदर, कि सिविल जज वो 2 लाख तक के मामले ले सकता है, 2 लाख 1 रुपए होते ही सीनियर सिविल जज के पास चला जाएगा 5 लाख तक के मामले, और 5 लाख 1 रुपए से ऊपर के जितने भी मामले हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द हायरार्की एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ से पार्ट 1 शुरू करिए, यहाँ से पार्ट 1 शुरू करिए। इसके अंदर लिख लीजिए आप सेक्शन कहाँ से कहाँ तक लिखाएंगे, हम लोग 9 to 35B एंड ऑर्डर 1 to 28। ठीक है, ऑर्डर 1 to 28, 9 to 31 35B, 9 to 35B and order 1 to 28।
लिख लिया ये। अब देखिए इसमें एक हेडिंग डाल दीजिए, jurisdiction of the court, jurisdiction of the court and res judicata। इसमें 1 पॉइंट करके अब इसकी ए सब हेडिंग लिख लीजिए, jurisdiction of the court। उसके आगे लिख लेना सेक्शन 9। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लीजिए, न्यायालयों की आधिकारिकता और पूर्व न्याय। न्यायालयों की आधिकारिकता और पूर्व न्याय। अब न्यायालयों की आधिकारिकता के आगे लिख लीजिए सेक्शन 9। फिर उसके बाद में आप रेस जुडिकाटा के आगे लिखिए बी पॉइंट, रेस जुडिकाटा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग। इसमें तीनों चीजें आती है, सेक्शन 10, 11 एंड 12। ये आपके अगर मेंस में लिखते हो तो तीनों के तीनों सेक्शन साथ में लिखते होते हैं। आरजेएस मेंस में जेएनओ के अंदर इंडिविजुअली सेक्शंस आपको याद करने की 10 के अंदर क्या दे रखा है, 11 की अगर 8वां एक्सप्लेनेशन है तो 8 की 8 एक्सप्लेनेशंस आपको मुंह जुबानी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी पूछ लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बताइए तो पता होना चाहिए ऑर्डर 11 एक्सप्लेनेशन, सॉरी सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, ठीक है। कभी पूछ लेते कि एग्जीक्यूशन पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा रेस जुडिकाटा, होगा, कौन से एक्सप्लेनेशन में होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 11 तक हाँ कंस्ट्रक्शन वाला है ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 मतलब ऑर्डर, एक्सप्लेनेशन 4 बोला तो एक्सप्लेनेशन 4 होगा ना, मतलब कि जो उसको एक्सप्लेन फर्स्ट से सेकंड ऐसे करके 8 एक्सप्लेनेशंस बता रखी है वहां पे, ठीक है। तो सेक्शन 10, 11 एंड 12 तीनों ग्रुप में अपन इन तीनों को ही क्या बोलते हैं, रेस जुडिकाटा बोलते हैं इन जनरल। फिर उसके बाद देखिए सी, आगे देख लीजिए इसके अंदर फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, जिसके अंदर लिखिए सेक्शन 13 एंड 14, ठीक है। सेक्शन 13 एंड 14 यहाँ पे क्या लिखोगे, विदेशी निर्णय, विदेशी निर्णय, धारा 13 और 14, धारा 13 और 14। अब देखिए यहाँ तक क्या है, जब अपन करेंगे तो ये एक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सीपीसी में सबसे पहले ये बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो अपन को क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, सूट इंस्टीट्यूट होता है। अब आपका प्रोसेस शुरू होगा। अब प्रोसेस से पहले क्या होगा, उसके दौरान क्या होगा और उसके बाद में क्या होगा, अपन वो देखेंगे। यहाँ तक लिख लिया फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट। अब हेडिंग मैम डालिए, आप इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि ठीक है मैं लिख, मैम आप इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ से। हाँ हाँ मैं बड़ा लिखती हूँ, ठीक है। फॉरेन जजमेंट डायरेक्ट सेक्शन 13 एंड 14। सेकंड हेडिंग डालिए प्रोसीजर, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे डालना है प्रोसीजर बिफोर हियरिंग ऑफ द सूट। बात सुनने की कार्रवाई से पूर्व प्रक्रिया, बात सुनने की कार्रवाई से पूर्व प्रक्रिया क्या होगी वो देखिए। सबसे पहले क्या होगा, प्लेस ऑफ सूट, ठीक है, यानी वाद करने का स्थान। तो फर्स्ट क्या होगा, प्लेस ऑफ सूट, वाद करने का स्थान। कहां से कहां तक की सेक्शन, सेक्शन 15 टू 21A, जिसमें प्लेस भी आएगा एंड ऑब्जेक्शन भी आएगा, प्लेस ऑफ सूट एंड ऑब्जेक्शन, ठीक है। आप सूट भी फाइल कर रहे हो कि कहाँ पे फाइल करना है, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड ऑफ कोर्ट है तो वो कौन सी होगी, ठीक है। या फिर अगर जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो वो कौन सी कोर्ट होगी। अगर एक ही प्रॉपर्टी दो अलग अलग जुरिस्डिक्शन आ रहे हैं तो कौन सी कोर्ट में जाएंगे। हमें यही नहीं पता कि केस कहाँ पे फाइल करना है, तो भी आपको फाइल करना है। क्यों, अगर आपने फाइल नहीं किया तो आप लिमिटेशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो वो भी अपन पढ़ेंगे।
अगर किसी पर्सन के साथ में रॉन्ग कमिट हुआ है तो फिर क्या होगा, किसके ऑप्शन पे फाइल होगा वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कहीं नहीं दे रखा तो फिर क्या उसका होगा, कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा वो भी अपन पढ़ेंगे। तो ये होगा अपना सेक्शन 15 to 21A। फिर उसके बाद है कि ट्रांसफर ऑफ सूट्स, फिर क्या होगा, बाद का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ सूट्स। कहां से कहां तक है, 22 से लेके 25, सेक्शन 22 से लेकर के 25 तक है बाद का अंतरण। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, बाद का संस्थित किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ये कहां से कहां तक है, ये है आपका सेक्शन 26 ऑर्डर 4, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 26 ऑर्डर 4, बाद का संस्थित किया कर दिया जाना या बाद का संस्थित करना, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब देखिए अपन लोगों ने जो पढ़ा एक बार अपन उसको रिकॉल करते हैं इसको मिटाने से पहले, ताकि आपके माइंड में ये चीज छप जाए, ठीक है। लिख लिया सब लोगों ने यहाँ तक, ऑर्डर 4, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर शुरू हो जाएंगे अब आपको, ऑर्डर 4। फिर उसके बाद में जे आगे लिखी लो डी समन, सेक्शन 27 to 29 ऑर्डर 5, सेक्शन 27 to 29 एंड ऑर्डर 5। प्लस यहीं पे ही सेक्शन 31 पे कर लेना, क्योंकि विटनेस का समन में अपन यही पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर तो एक ही होता है। हाँ, विटनेस समन लिख लो आप, विटनेस समन क्या लिख लेना, फिर सेक्शन 31 विटनेस समन लिखो पहले आप लोग, फिर लिखना सेक्शन 31 ऑर्डर 16, ठीक है, सेक्शन 31 के साथ में आप ऑर्डर 16 भी पढ़ोगे। अब देखिए लिख लिया एक बार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिख लिया, अब एक बार प्लीज बोर्ड की तरफ देख लीजिए, उसके बाद लिख लेना। मैम ये लास्ट वाला थोड़ा सा क्लियर लिख दीजिए, तो ऑर्डर 31 के बाद। ये डी है ना, इसके बाद यही देख लेना, बट ऑर्डर 31 नहीं है, प्लीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखी हूँ मैं, समन टू विटनेस, समन टू विटनेस, यहाँ पे आएगा सेक्शन 31 प्लस ऑर्डर 16। क्लियर है, विजिबल है आपको, ऑनलाइन में विजिबल है। अब देखिए लिखिए आप लोग, अब देखो अपन लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी, प्रिलिमिनरी क्या चीज होगी, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसका नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या गए थे कि कोर्ट की हायरार्की क्या होती है, जैसे सबसे पहले सिविल जज होता है, फिर उसके बाद में सीनियर सिविल जज, देन डिस्ट्रिक्ट जज, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। फिर हम लोगों ने देखा सेविंग क्लोज कि कहाँ कहाँ पे इसके अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है तो वो कौन कौन से एक्ट होंगे जो आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा, ये कौन से एक्ट इस पे लागू नहीं होंगे, उस चीज के बारे में, ठीक है। सेविंग क्लोज बेसिकली इसी चीज के बारे में होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा रेवेन्यू कोड, जो कि कहाँ पे दे रखे हैं, सेक्शन 5 में। फिर उसके बाद में जैसे ही अपन ने रेवेन्यू कोड देख लिया, तो रेवेन्यू से समझ जा रहे हैं आगे पैसों का मामला आने वाला है। तो 6 में आप लोग क्या आ गया, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि आर्थिक क्षेत्र अपन आर्थिक अधिकार बोल सकते हैं, ठीक है। अब जुरिस्डिक्शन है उसकी भी टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब अपन सेक्शन 6 डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, पहले प्रो सीरीज आ रही है तो प्रोविंशियल, फिर उसके बाद में आएंगे प्रेसिडेंसी डाउन, ठीक है। तो इसके आपको टाइटल्स याद रखते हैं, तो 7 और 8 हो गया, ये अपना था स्टार्टिंग वाला पार्ट। अब पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के अंदर मैंने क्या बोला आपको कि याद कर लो इसकी रेंज, जो पार्ट 1 है वो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेकर के 35B तक सेक्शन, एंड ऑर्डर 1 से लेकर 28 तक, ठीक है। पहले B है देन A है, तो आपको ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद देखिए, अब जैसे ही आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, 8 पे खत्म हुआ था। अब 9 के अंदर क्या है कि बताया गया है कि सारे के सारे जो सिविल
केसेस होते हैं वो कौन सुनेगा, सिविल कोर्ट सुनेगा। तो उनकी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया, उसमें अपन फर्दर और जुरिस्डिक्शंस पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन हो गया, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 9। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन 10, 11 एंड 12 दे ऑल थ्री डील्स विद द रेस जुडिकाटा, पूर्व न्याय के सिद्धांत से करता है। फिर 13 एंड 14 फॉरेन जजमेंट से करता है, ठीक है। फिर 15 से लेके 21 तक क्या बोला मैंने कि जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, प्लेस ऑफ सूट होगा, और या फिर साथ में क्या होगा आपका ऑब्जेक्शन करना आपको, ठीक है। अगर जो भी वाद लाने का स्थान है या कोई ऑब्जेक्शन करना है वो कहां से होगा, 15 से लेके 21A तक। फिर उसके बाद में वाद का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ द सूट है वो कहां से कहां तक है, 22 से लेके 25 तक, है कि नहीं सर आप? हाँ 22 से लेके 25 तक है। फिर उसके बाद क्या आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे तो वो कहाँ पे करोगे, वो आप करोगे आगे, हाँ सेक्शन 26 ऑर्डर कोड के अंदर। फिर आप क्या करोगे, जैसे मैंने कल बताया था सूट इंस्टीट्यूट हो गया, समन जारी होता है, डिफेंडेंट को समन जारी होगा, कहाँ पे करोगे 27 to 29 एंड ऑर्डर 5। अगर उनके विटनेसेस को समन जारी करना है तो फिर एग्जैक्टली, ठीक है। सेक्शन 31 एंड ऑर्डर 16, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब इसके आगे लिखिए, ये टी पॉइंट हो गए, इसके आगे ई पॉइंट लिखिए। ऑनलाइन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज बीच में पूछ लेना, ठीक है। फिर ई पॉइंट क्या है, प्लान। ई पॉइंट है आपका प्लान, क्योंकि अब संबंध भी जारी हो गया, ठीक है। तो प्लान पार्टीज, प्लान हो गया, पार्टीज हो गई एंड रिटन स्टेटमेंट। इसके आगे क्या लिखेंगे, ऑर्डर 7, क्लाइंट इज ऑर्डर 7, पार्टीज इज ऑर्डर 1। सबसे पहले पार्टीज को फ्रेम करेंगे एंड ये ऑर्डर 8 हो गया, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना, प्लान पार्टीज ऑफ द सूट एंड रिटन स्टेटमेंट। अब पार्टीज है तो ये दोनों क्या हो गए कि यहाँ पे हो गया प्लान, यहाँ पे हो गया रिटन स्टेटमेंट। प्लान प्लस रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, प्लान प्लस रिटन स्टेटमेंट, प्लान प्लस रिटन स्टेटमेंट इज प्लीडिंग, yes, ऑर्डर 6। दिस इज ऑर्डर 6, ठीक है। और एक इसके अंदर जो रह जाता है वो अपना क्या हो जाता है, जी, दैट इज फ्रेम ऑफ द सूट। फ्रेम ऑफ द सूट वो कौन करेगा, जो प्लेंटिफ का एडवोकेट वही तो करेगा, फ्रेमिंग कैसे करनी है। तो वो क्या होगी आपके ऑर्डर 2, ठीक है। इसकी जगह पे आप लोग हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो प्लीज लिख लीजिए आदेश, हाँ उसके अंदर वाद पत्र लिख लीजिए, वाद पत्र, लिखित कथन और पक्षकार, वाद पत्र, लिखित कथन और पक्षकार। आदेश 7, 1 और 8, अभिवचन यहाँ पे लिख लीजिए, वाद पत्र प्लस लिखित कथन इज इक्वल्स टू अभिवचन, वो है ऑर्डर 6। ध्यान रखना रीडिंग्स को अभिवचन बोलते हैं। फिर है फ्रेम ऑफ द सूट, फिर है फ्रेम ऑफ द सूट, वाद की विरचना, वाद की विरचना आदेश 2। ये हो गया आपका सूट इनिशिएट हो रहा था उससे पहले का प्रोसीजर, प्री प्लानिंग, ठीक है। कि सूट को आप कैसे इंस्टीट्यूट करोगे, पार्टीज होगी, फ्रेम होगा, सूट प्लान के थ्रू होगा, ठीक है। वो रिटन स्टेटमेंट देगा डिफेंडेंट अपना, उसको पहले समन जारी होता है, फिर डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट दे रहा है। अब सूट के दौरान क्या होगा, अब क्या होगी, पार्टीज को कोर्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाद में आप क्या लिखोगे, ये सेकंड हेडिंग थी ना, उसी की तो जी पार्ट था। अब लिख लीजिए आगे थर्ड हेडिंग, अभी पार्ट 1 ही चल रहा है, फिलहाल पार्ट 1 चल रहा है। अब थर्ड हेडिंग में लिखिए आप प्रोसीजर ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट,
प्रोसीजर ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट। ये क्या होगा? ऑर्डर 9 to 19, ठीक है। और सेक्शन कहां से कहां तक? 32 30 से 32 तक, और आदेश 9 से 19 तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले आप पार्टीज को बुलाओगे, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, उपसंजित और अनुपसंजित होना पक्षकारों का। तो अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज कहां पढ़ा था कल अपन लोगों ने? ऑर्डर 9 में। रेंज आपको अपने आप याद हो जाएगी, ये लिखते लिखते जब तक ये लास्ट में खत्म होगा ना, रेंज तो आप याद कर चुके होंगे, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ये है आपका, और यही अपना सीक्वेंस रहेगा पढ़ने का, जिस तरीके से मैं आपको चार्ट बता रही हूँ, ठीक है। इसी सीक्वेंस में अपन क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ये आपको ऑर्डर 9 very very important है। this is very very important for prelims and mains and for JLO। जैसे रेजिड्यू जुडिकाटा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज होती है, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज होती है, पार्टीज पर पक्षकारों की परीक्षाएं। ये लोग 4 पॉइंट है, इसके पढ़वाने के अंदर ये भी डालना है। सॉरी ए, हाँ ये वाला ए है, ये है सॉरी। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ये कहाँ पे है? ऑर्डर 10 में। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कहाँ पे? ऑर्डर 10 में। अब देखिए एग्जामिनेशन हो गई पार्टीज का, तो कोर्ट दो ऑप्शन देगा, या तो मामला कोर्ट के अंदर आओ, या काफी बार होता है कि आप आउटसाइड द कोर्ट भी सेटलमेंट करवाते हो कि नहीं? लोक अदालत का कंसेप्ट अपना आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है, ठीक है। तो क्या होगा? सेक्शन 89 के अंदर भी आप क्या कर सकते हो? इसी के साथ लिख लेना, 89 के अंदर सेटलमेंट करवा सकते हो, सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, अगर आप कोर्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप कोर्ट में चले गए तो फिर कोर्ट की प्रोसेस चलेगी। एक ऑप्शन ये रहता है कि 89 के अंदर आप क्या कर सकते हो? सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। अब वहां पे आपको क्या याद होना जरूरी है? सीक्वेंस याद होना जरूरी है। वहां क्या दे रखा है? सीक्वेंस। सबसे पहले आएगा आपका आर्बिट्रेशन, फिर आएगा आपका कंसिलिएशन, फिर आपका आएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग, और फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? मीडिएशन। पढ़ा था ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट ऑफ रेजोल्यूशन एक्ट, उसमें एडीआर के अंदर है ना ये सारे के सारे। तो इसको कैसे याद करोगे? एसीजेएम। एसीजेएम याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा आपको? हाँ, तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जुडिशियल सेटलमेंट हो सकता है, सॉरी जुडिशियल सेटलमेंट एंड मीडिएशन, ठीक है। एसीजेएम करके आपको याद रखना है। हिंदी में इसकी कोई ट्रिक नहीं, इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, कि धारा 89 है, इसका क्या है? आपको एसीजेएम ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट एंड मीडिएशन, क्योंकि ये का ये ऑप्शन कहाँ पे आते हैं? जेएलओ के एग्जाम में आते हैं। वहां पे आपसे जो ऑर्डर पूछा जाता है कि कैसे होगा, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट एंड मीडिएशन दे देंगे, सेकंड ऑप्शन दे देंगे आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन, ऐसे करके 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको ऑर्डर भी ध्यान होना जरूरी है, जस्ट लाइक दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का ऑर्डर ध्यान रहना जरूरी है, क्योंकि हमेशा प्रीएम्बल से कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अच्छा वी द पीपल ऑफ इंडिया, बताइए आगे। पैटर्न ये नहीं रहा कि वी का डैश करके लिखना पीपल ऑफ इंडिया, ये पूछते कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, अपना है ना जेएलएफ, जेईएलएफ, तो ये पूछेंगे जस्टिस कौन सा होगा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो भी है आपका, हाँ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल है, तो ऐसे करके उसकी हायरार्की चेंज कर देते हैं।
एक आपका सबसे पहले आता है सोशल सॉवरेन SSSDR है ना,